स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे करंट अफेयर और कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर किस टीम ने बनाया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलते हुए 16 ओवर में 113 रनों का स्कोर खड़ा किया और ये T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। स्कॉटलैंड ने जो है T20 इस मैच में 20 ओवर में जो है 150 रनों का स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए दिया था। और ऑस्ट्रेलिया ने ये स्कोर जो है 9.4 ओवर में ही, यानी कि 9 ओवर 4 बॉल में ही इसे चेस कर लिया। ठीक है। और इसी में जो है 6 ओवर में ही इन्होंने क्या है 113 रन बना लिए थे। और इस प्रकार से जो है ये T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। इससे पहले ये स्कोर साउथ अफ्रीका की टीम के नाम था, जिन्होंने पावर प्ले में 102 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और 2021 में वेस्ट इंडीज ने भी क्या है 98 रन का रिकॉर्ड इस पावर प्ले में बनाया था। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य के उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि की है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। तो देखिए राष्ट्रपति जो है हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने क्या है संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 45 डी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी जो शक्तियां हैं वो अगले आदेश तक के लिए 45 डी के क्लॉज ए के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों को किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनमें जो शासन करते हैं तो राष्ट्रपति जो है अपने अधिकारी के माध्यम से करते हैं, तो जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं। ठीक है। वो तो एक नाम मात्र के रहते हैं, लेकिन असल में जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। ठीक है। तो उन्होंने जो है अपनी शक्तियों को उपराज्यपाल को दिया है। उपराज्यपाल को अब ये शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के भीतर कोई भी बोर्ड, प्राधिकरण या आयोग या कोई भी वैधानिक निकाय में कोई भी अपॉइंटमेंट होना है, वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो नियुक्ति कौन करेगा? वो नियुक्ति करेंगे उपराज्यपाल। तो ये शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है, एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमारी क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं वो हैं आपके श्री बी के सक्सेना। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। ये जो संग्रहालय होगा इसमें भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। इसमें 16 संस्कार, 64 कलाएं और 18 विधाओं के विस्तृत रूप दिया जाएगा। देखिए ये जो संग्रहालय होगा इसमें जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो देखिए यूपी की हम बात करें तो देखिए यूपी ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यूपी है यहाँ पे। तो यूपी की हम बात करें तो देखिए ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से फोर्थ सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये पहले स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि स्टार्टअप के वित्तीय सहायता हेतु कौन सी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है एग्री फंड, ऑप्शन बी एग्री श्योर, ऑप्शन सी एग्री धन, ऑप्शन डी एग्री स्टार्टअप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एग्री श्योर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास क्रम में जो है एग्री श्योर नाम की एक योजना लॉन्च की है। एग्री श्योर योजना जो है स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड एक अभिनव फंड है, यानी कि कृषि फंड की व्यवस्था करती है
प्रौद्योगिकी संचालित उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाले उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एग्रीश्योर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास को बढ़ावा देने व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके जो फंड होगा वो सेबी के द्वारा पंजीकृत श्रेणी 2 के 250 करोड़ रुपए जो है सेबी के द्वारा दी जाएगी पूंजी कोष से। वैकल्पिक निवेश कोष के साथ भारत सरकार का योगदान होगा इसमें 250 करोड़ रुपए, नाबार्ड का 250 करोड़ रुपए और जो भी बैंक और बीमा कंपनियां होंगी और जो भी निजी निवेशक होंगे उनके भी 250 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से जो है 1000 करोड़ रुपए जो है इस योजना के अंतर्गत फंड की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 6 सितंबर, ऑप्शन डी 7 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 सितंबर। देखिए प्रतिवर्ष जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए पहले उपराष्ट्रपति ये रहे, 2 बार रहे, 1952 से लेके 1962 तक। 1952 से जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे ये, और 1962 से 1967 तक ये भारत के प्रेसिडेंट रहे, दूसरे प्रेसिडेंट। इनका जो जन्म दिवस होता है 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस को मनाने के पीछे देखो रीजन ये था कि जब जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो थे ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, तब यहाँ पे कुछ कॉलेज के छात्राओं ने उनसे जन्मदिन मनाने के लिए आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस दिन आप जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, यानी कि टीचर जो रहते हैं आपके उनके सम्मान में इस दिन को मनाना चाहिए। उसी टाइम से प्रतिवर्ष जो है 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए एक और चीज याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है भारत में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। ये इंटरनेशनल टीचर्स डे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। देश पहले है तो राष्ट्र वाला पहले 5 सितंबर और बाद में दूसरा देश, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला आपका बाद में है। और एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 11 नवंबर को जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये तीनों क्या है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उनके जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जो है पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे थे, उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन पोषण की शुरुआत की गई थी और इसी के मासिक विकास की निगरानी के लिए पहल पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो है निगरानी की जाती थी और इस लाखों बच्चों के जीवन के विकास पर नजर रखने की उल्लेखनीय प्रगति मिली थी। तो इसी पोषण ट्रैकर पहल को जो है ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पैरा एथलीट सचिन खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत। तो देखिए जो गोला फेंक प्रतियोगिता होती है उसके अंतर्गत पैरा एथलीट जो है सचिन खिलाड़ी, इन्होंने रजत पदक जीता है। देखिए पैरा ओलंपिक खेलों की हम बात करें तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 29 जुलाई 1948 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था उस समय हुई थी। उस समय डॉक्टर गुडमैन थे, उन्होंने व्हीलचेयर एथलीटों की पहली प्रतियोगिता आयोजित की थी, यानी कि 1948 में जो है आपका पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, जिसकी पैरा ओलंपिक की।
तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1948 में हुई थी और इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो नाम था, इसका स्टोक मैडविल गेम्स के नाम से जाना जाता था। बाद में 1960 में इसका नाम चेंज करके पैरा ओलंपिक कर दिया गया था इसका, जो रोम इटली में हुआ था उस ओलंपिक से। जो कि पैरा ओलंपिक खेल जो है, जो हमारे नॉर्मल ओलंपिक होते हैं उन्हीं के समान ही होता है, हर 4 वर्ष में इनका आयोजन होता है। इसमें जो भी फिजिकली डिसेबल्ड खिलाड़ी जो रहते हैं वो इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। तो अभी पेरिस में जो है पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लुइस सुआरेज ने उरुग्वे की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। देखिए, लुइस सुआरेज जो हैं वो उरुग्वे के एक फुटबॉलर हैं, यानी कि स्ट्राइकर हैं, और ये जो है उरुग्वे की नेशनल टीम से जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये इनका जो है पराग्वे पराग्वे के खिलाफ जो है बुधवार को होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले का आखिरी इंटरनेशनल मैच ये जो अपना खेलेंगे। जो लुइस सुआरेज हैं, इन्होंने उरुग्वे की टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। 142 मैचों में इन्होंने जो है 69 गोल जो है उरुग्वे की ओर से किए थे। लुइस सुआरेज जो हैं वो एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी उरुग्वे की टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित विकास दर क्या बताई है, यानी कि दर क्या निर्धारित की है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन सी 6.6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 7.5%, यानी कि 7.5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7%। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.6% यानी 6.6% के अनुमान को बढ़ाकर जो है 7% कर दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि 2024-25 के वित्त वर्ष में भारत की अनुमानित विकास दर जो है विश्व बैंक ने 7% बताई है। पहले ये जो थी 6.5% बताई थी, बाद में 7% बताई है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 7 जुलाई 1944 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है वाशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी यूएस में आता है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की। और देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो मेन कार्य क्या होता है कि जो भी सदस्य देश हैं, यानी कि अभी वर्ल्ड बैंक के जो टोटल सदस्य देश हैं वो 189 मेंबर हैं इसके, है ना। तो इन सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास के लिए क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा वित्तीय मामलों में सलाह प्रदान करता है। और ये जो है इसकी 5 वित्तीय संस्था हैं। एक आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, और एक आईडीए है, और आईएफसी है, और एमआईजीए और आईसीएसआईडी है। ये 5 वित्तीय संस्थाएं जो हैं वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम करती हैं। आज का करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है। और आपका कोई भी डाउट है इन प्रश्नों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।